नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ प्रोग्राम इसलिए है कि आपके स्वास्थ्यों के भलाई के लिए हम लोग ये कार्यक्रम बनाए हुए हैं। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर आशीष कुमार झा के पास, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और ये अभी समस्याएं चेस्ट से संबंधित ज़्यादा आ रही है। श्वास लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ लोगों को हो रही है, इसी के बारे में जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये जो अभी होली के बाद जो आया है सीजन, उसमें फ्लू, ये इस एक तरह का ऐसा फ्लू आया है जो कि आम फ्लूओं से अलग है। क्या है सर ये फ्लू? देखिए, ये तो पिछले दिसंबर से हम लोग देख रहे हैं कि लोग सडन बुखार के साथ आते हैं, ख़ास तौर से जैसे बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जिनको पहले से दमा की शिकायत है। एक चलता फिरता आदमी शाम में अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार के साथ रात में फ़ोन करेगा कि बहुत कस के बुखार है, कोई दवा दे रहे हैं वो उतरेगा नहीं। उसके साथ में फिर अगले दिन से खांसी शुरू होती है, और खांसी के वजह से पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान होता है कि 1 मिनट भी उसको खांसी आराम नहीं लेने दे रहा है। ऐसा पहले के फ्लू में नहीं होता था। पहले के फ्लू में बुखार आता था, 1-2 दिन तक थकावट और बदन दर्द, और 5 दिनों में वो खुद उतर जाता था। लोग मान के चलते थे कि 2-3 दिन तक उसको दोस्त मानना है। लेकिन इस फ्लू में और उस फ्लू में यही अंतर है कि ये फ्लू बहुत तेज़ बुखार के साथ और किसी दवा से बिना सुने हुए एकदम लगातार बुखार के साथ आता है, और खांसी तो बहुत ज़्यादा होती है और लगभग 2 से 4 हफ्ते तक रह जा रही है। हम लोग दिसंबर से देख रहे हैं। हम लोग को शुरू में लगा कि कहीं ये पोस्ट कोविड इफेक्ट होगा, लेकिन अब ये निकल करके आया है कि जैसे सीजनल इन्फ्लुएंजा होता था। इन्फ्लुएंजा को हम लोग मतलब वैक्सीन भी देते थे, लेकिन ये उसी इन्फ्लुएंजा का एक नया रूप है। जैसे एक स्वाइन फ्लू होता है, एक बर्ड फ्लू होता है, ये उसी टाइप का एक अलग फ्लू है। इसको हांगकांग फ्लू कहा गया। ये हांगकांग में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। ये हांगकांग फ्लू है, और इस फ्लू का सबसे खराब असर यही है कि ये बहुत लंबे अरसे तक आपको सूखी खांसी कराएगा, और उस सूखी खांसी में कुछ आना नहीं है, लेकिन छाती में बहुत ज़्यादा दर्द और उस खांसी की वजह से सांस की समस्या हो रही है। तो यही अंतर है उसमें, नए फ्लू और पुराने फ्लू। ये जो खांसी आप बताए सर कि लंबे समय तक, तो कितना समय तक ये अमूमन हम लोग देख रहे हैं कम से कम 2 हफ्ता तो लग ही जाता है। अगर कोई दवा नहीं करेंगे तो 4 से 6 हफ्ते तक रह सकता है। रात में आपको नींद की समस्या हो सकती है, आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। उसके वजह से फिर ओल्ड एज पर्सन में बीपी का हाई होना, जो यंग एज पर्सन है उसका पूरा हेल्थ डिटोरिएट कर जाना, भूख की कमी होना बहुत आम है। इस वजह से ये बहुत अपने आप में अभी अलार्मिंग है। इस पर तो अभी सोचना होगा। जिस तरह से सर कोरोना की जांच होती थी कि पीटीआर टेस्ट होगा, एंटीजन टेस्ट होगा, इसके लिए भी, इसका भी कोई टेस्ट? हाँ, वही RT-PCR टेस्ट है जिस पर भी हम लोग डाउट करते हैं। उसको RT-PCR अभी एम्स पटना में चालू है, उसमें RT-PCR हम लोग करते हैं। RMRI अगमकुआं में भी है। RT-PCR हम लोग भेज रहे हैं। H3N2 का अभी एक केस पॉजिटिव आया है पटना में, लेकिन ऐसा H3N2 का मल्टीपल केस होगा, अभी किसी को डिटेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन बहुत वाइडली रैम्पेंट है, बहुत लोगों को अभी इस चीज़ से प्रॉब्लम है, और ये दिसंबर से प्रॉब्लम है बहुत लोगों को। ये तो अभी बताएं कि एक महिलाओं को अभी जानकारी आई है कि एक महिलाओं को हुआ है, लेकिन ये तो घर में ये बीमारियां हैं, तो ये सब में यही लक्षण होगा? सब में यही, अमूमन सब में यही लक्षण है। और हमारे पास में जो भी डाटा है, जो हम लोगों का अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कि जो बच्चे हैं 15 साल से कम और जो ओल्ड एज पर्सन है 65 से ज़्यादा, उन लोगों के अंदर में खांसी ज़्यादा तकलीफ दे हो रही है। बच्चों में इन पर्टिकुलर हम लोग देख रहे हैं सांस की तकलीफ़ ज़्यादा, और एक्सरे में सडन चेंज आ रहा है, जिसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कौन सा एंटीवायरल थेरेपी दें। एंटीबैक्टीरियल तो बिल्कुल काम नहीं करता है, इसीलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं सिम्टोमेटिक इलाज इस पर चल रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर कुछ लोगों को 10% को डालना पड़ रहा है। बच्चों में ऑलमोस्ट 20 से 30% ऑक्सीजन पे चले जा रहे हैं, इसीलिए अलर्ट होना पड़ेगा। अलार्मिंग है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को ये बीमारियां ज़्यादा हो रही है, और 65 साल से ऊपर के लोगों को ये बीमारियां हो रही है। तो सर, इसको
इससे बचाव के क्या कारण, मतलब बचाव देखिए, बचाव कैसे करें? बचाव कुछ नहीं करना है। आप कहीं पर भी हैं, अब हमेशा मास्क लगाना पॉसिबल नहीं है। आज के डेट में हम ही यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पास में मरीज 10 तरह के आएंगे, हाँ, लेकिन इतना क्लियर है कि अगर वो खांसी का मरीज है तो मास्क लगाना है। इनफैक्ट उस आदमी को चाहिए कि अगर उसको खांसी है तो वो मास्क लगा के रहे ताकि दूसरे को नहीं पटे। दूसरा, कोरोना एक अलग वायरस था, इन्फ्लुएंजा एक अलग वायरस है, दोनों को मिलाना नहीं है। कोरोना के सिम्टम से मिलता जुलता है, लेकिन ये कोरोना टाइप से उतना ज़्यादा खतरनाक अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी कोरोना के दहशत से अभी उभरे ही हैं, इस लिहाज से ये फ्लू हम लोग थोड़ा और ज़्यादा सचेत हो रहे हैं इसको लेकर के। जैसे बर्ड फ्लू खतरनाक है, जैसे स्वाइन फ्लू खतरनाक है, लगभग उसी तरह का ये हांगकांग फ्लू है। इसको हम लोग एक टाइम पीरियड में उम्मीद करते हैं कि मार्च के आखिरी तक में ये समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए हम लोग को प्रिकॉशन यही रखना है, जो भी खांसी करता हुआ आदमी रहे उसके मुंह से कम 8 फीट का डिस्टेंस बना के रखना है। उसको जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो 8 फीट तक जरूर जाता है। दूसरा, कोई भी सरफेस जिसको कि हम जानते नहीं हैं कौन कौन आदमी उस पर आकर के हाथ लगाया नहीं लगाया, उसको छुएं तो हाथ धो दीजिए, और कुछ नहीं करना है। डॉक्टर के संपर्क में अगर ज़्यादा तकलीफ है तो एक पैरासीटामोल टैबलेट जरूर लीजिए, जितनी बार हो सके दिन में 4 टाइम दे सकते हैं। बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो तो नेबुलाइज करवा दीजिए। नेबुलाइजर एक मशीन आती है, अगर घर में आप रखते हैं अच्छी बात, नहीं तो बगल बगल में कोई कंपाउंडर से बुला के नेबुलाइज कराइए, जान बच जाएगी। जान का कोई खतरा नहीं होगा। जान का खतरा तभी होगा जब आप पता चलेगा कि उसको आप बेमतलब का एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बिना मतलब का उसको हम लोग जिसको कह रहे हैं कि तरह तरह के ट्रीटमेंट एक्सपोजर में डाल रहे हैं। ट्रीटमेंट सिर्फ है पैरासीटामोल और नेबुलाइजेशन, नथिंग एल्स। बस पैरासीटामोल दीजिए, नेबुलाइज कीजिए, जितना हो सके पानी पिए, और हाथ एकदम, बच्चा भी हो अगर खांसी कर रहा है तो उससे दूर रहिए, आपको भी हो सकता है। बस यही पड़ेगी, कुछ नहीं करना है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि दूरियां बनाकर रखें, जिसको सर्दी खांसी है उससे 8 फीट की दूरी पे रहें, हाथ हमेशा धोते रहें, दवाई में पैरासीटामोल लें, एंटीबायोटिक नहीं लें। एंटीबायोटिक और जानलेवा भी साबित हो सकता है, तो एंटीबायोटिक से परहेज करें और लिक्विड लेते रहें। सर, लिक्विड लेते रहना होगा। फ्लूइड डिफिसिट बच्चे में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे सब में खाना पीना उन लोग का ऑलरेडी रेगुलर होता है, तबीयत खराब होने के बाद से उन लोग और खाना पीना छोड़ देता है, और खाना पीना छोड़ देने पर एक बार शरीर से वो ब्लड का जितना भी वो कहते हैं पानी का वो लॉस होगा, अल्टीमेटली पेशेंट वीक होता जाता है, और उसका डायरेक्ट असर फिर लंग्स और सांस लेने की क्षमता भी पड़ता है। तो पानी प्रॉपर होना चाहिए, सुसुम पानी ही दीजिए, आराम से पीते रहें, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होता है तो आप उसको टोमेटो सूप बना करके दीजिए। जो ओल्ड एज पर्सन है अगर वैसा है तो उसको सूप वूप ये सब रेगुलर नियत अंतराल पर देते रहिए, लेकिन उसको मेंटेन करना हो। एक चीज़ और सर, कि ये जो खांसी हो रही है तो इससे लंग्स पे हमेशा के लिए प्रभाव पड़ जाएगा कि ये अभी ये देखिए, आज तक जितना भी फ्लू हुआ है, बर्ड फ्लू वो भी इसी तरह से आता है। जो आपका स्वाइन इन्फ्लुएंजा है या स्वाइन फ्लू है वो तो और ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हम लोग जब उस सब को झेल चुके हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और फेफड़ा पे कोई परमानेंट असर का ऐसा कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं है। बस वही है कि सिम्टम काफ़ी विगरस है, हमेशा खांसी होना, छाती दर्द होना, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है 1-1.5 महीना तक। इसलिए थोड़ा सा उसको लेके हम लोग को मतलब सचेत रहना है। कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, अभी तक तो ऐसा कुछ नोट नहीं। फेफड़ा बिल्कुल लगभग ठीक हो जाता है। जो इन्फेक्शन है उसका अपना समय है, चूँकि लंबे पीरियड तक रहता है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेफड़ा पूरी तरह से डैमेज हो जाए। अच्छा, ये जो भी समस्याएं आती हैं सर, रात में ज़्यादा बढ़ जाता है। श्वास की जो प्रॉब्लम हो जा रही है महिलाओं में, हम देखे हैं कि अचानक रात में सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? घर में एक नेबुलाइजर मशीन रखें। नेबुलाइजर मशीन में एक डुओलिन और बुडेकॉर्ड 2 दवाइयाँ आती हैं, उसको लेकर के कैसे भाप देना है वो सीख लेना चाहिए। वो बहुत इमीडिएट बेनिफिट का काम होता है, सांस लेने में तुरंत आराम होगा। रात के समय में चूँकि टेम्परेचर का वेरिएशन है, दिन में हम लोग पंखा चलाते हैं, रात में फिर थोड़ी ठंडक हो जाती है। इस वजह से आदमी अब रात में भी कहीं फ़ैन चलाया, ये बहुत लोग अभी एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से वो टेम्परेचर अल्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इंड्यूसिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से सांस की नलियाँ सिकुड़ सकती हैं। और ख़ास तौर से अगर खांसी का समय है तो उस समय अगर ऑलरेडी आपका बहुत कम लंग्स है जो कि खांसी में इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो भी अगर सिकुड़ जाएगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। इस वजह से वो थोड़ा बचना है, टेम्परेचर अल्ट्रेशन से बचना है। रात के समय में अगर वैसा हो तो एक बार नेबुलाइज करवा दीजिए, नेबुलाइजर घर में रखिए, ठीक रहेगा।
न्यूबलाइजर से आप न्यूबलाइज कर लें। दवा का नाम एक बार फिर से सर बता दवा का नाम बस पैरासीटामोल टैबलेट जब बुखार हो। दवा में जो नेबुलाइज करेंगे डुओलिन और बुडेकॉट, ये दोनों कंपनी का नाम है, लेकिन हम लोग चूँकि कॉमन यूज में इसको यूज करते हैं तो इस वजह से इसको आप मान सकते हैं। लेकर के अगर आप घर में रखें तो हो सकता है जिनको अभी तकलीफ हो रही है सांस की, उनके लिए तो ज़रूरी है वो नेबुलाइजर रखें, बहुत आराम होगा। रेगुलर कफ सिरप सिम्टोमेटिक कोई भी होता है, एंटी एलर्जिक कफ सिरप आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं देंगे तो रात में फिर वो सो नहीं पाएंगे, इसीलिए उसको दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई दवा देने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो परामर्श दिया है उसको आप अमल करें और इस बीमारी से बचें। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में ये बताएं कि इनका परामर्श दिया गया कैसा लगा, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा चीज़ बताएं, या कुछ इसमें और भी प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर साहब से एक बार फिर मुलाकात करेंगे और इस विषय पे परामर्श लेंगे। धन्यवाद।